अब हम लोग यहाँ पर बतलाने जा रहे हैं कि आखिर सिंध पर आक्रमण किया क्यों गया था। तो यहाँ पर ओमान में माविया बिन हारिस अल्लाफी और उसके भाई मोहम्मद बिन हारिस अल्लाफी ने खलीफा के खिलाफ बगावत कर दी। अब ये लोग कौन थे? यहाँ पर याद रखिएगा, ये लोग मोहम्मद साहब के रिश्तेदार थे। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मोहम्मद साहब के रिश्तेदार थे। जब करबला के मैदान में मोहम्मद साहब के रिश्तेदारों का कत्ल हो जाता है, हसन और हुसैन का, तब यहाँ पर अब उसी परिवार से बचकर भागे हुए कुछ और लोग हैं जो माविया बिन हारिस अल्लाफी और उसके भाई वगैरह हैं। तो ये सारे के सारे लोग मोहम्मद साहब के रिश्तेदार हैं जो भागे हुए हैं वहां से। अब इसमें से अमीर सईद मारा गया है। चचनामा के मुताबिक मोहम्मद अल्लाफी ने अपने साथियों के साथ मकरान में पनाह हासिल की। यहाँ पर याद रखिएगा, मोहम्मद अल्लाफी भाग कर आता है मकरान, और यह सिंध खलीफा से पनाह, मतलब उसके विरुद्ध पनाह मांगता है राजा दाहिर से। यहाँ पर राजा दाहिर की हुकूमत थी। भारत में सीधा सा यहाँ पर क्या है कि हम हमसे कोई भी पनाह मांगेगा तो हम लोग इनकार नहीं करते, हम उनको कहते हैं कि ठीक है आ जाइए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आपको देंगे रहने की जगह या पनाह देंगे। तो यहाँ जो भी शरणागत है उस शरणागत की रक्षा की जाती है। तो यहाँ पर जब मोहम्मद साहब के रिश्तेदार माविया बिन हारिस अल्लाफी और उसके भाई इत्यादि भारत आते हैं, उनके रिश्तेदार भारत आते हैं, तो राजा ताहिर उनको शरण देता है। क्योंकि यहाँ पर खलीफा जो थे वो सारे के सारे, अब यहाँ पर याद रखिएगा, करबला के मैदान में हसन हुसैन इत्यादि जितने भी लोग थे सबको मारा जा चुका है। अब यहाँ पर ये लोग भाग रहे हैं, तो भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो सबसे बगल में भारतीय इलाका था जहां पर वो आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, राजा दाहिर की हुकूमत उन्हें शरण देती है। बगदाद के गवर्नर ने उन्हें कई पत्र लिखकर बागियों को उनको सुपुर्द करने को कहा, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन पर पनाह लेने वालों को हवाला करने से इनकार कर दिया। अब राजा दाहिर की यहाँ पर दिलेरी देखिए कि उसे कोई लेना देना नहीं है इन लोगों से, इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहता तो उठा के पकड़ के इनको दे देता कि भाई ले जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है इनसे। लेकिन चूंकि उनके शरण में ये लोग आए हैं तो उनकी रक्षा करना राजा दाहिर का कर्तव्य था, और राजा दाहिर ने इस कर्तव्य का भली भांति निर्वहन किया। और यही कारण है, इस इतिहास को जानने समझने वाले लोग आज पाकिस्तान में डिमांड कर रहे हैं कि राजा दाहिर की मूर्ति की स्थापना की जाए और उन्हें खोया हुआ सम्मान वापस दिलाया जाए। अब यहाँ पर चचनामा के मुताबिक, अब यहाँ पर चचनामा का उल्लेख फिर से हमें करना पड़ेगा, मुताबिक बौद्ध भिक्षुओं ने मोहम्मद बिन कासिम के हमले के वक्त निरोनकोट और सिविस्तान में इनका स्वागत किया और मदद की थी। अब यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो बौद्ध अनुयायी थे या बौद्ध धर्मावलंबी थे, वह जाकर मोहम्मद बिन कासिम से मिल जाते हैं। अब यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम से मिल जाते हैं, ये मैं नहीं, चचनामा का राइटर कह रहा है। तो भारत में एक हमेशा एक वर्ग ऐसा रहता है जो, जैसे जयचंद इससे पहले था, हम लोगों ने इसके बाद देखा, तो वो जयचंद क्या कर रहा था, मोहम्मद गोरी को इनवाइट कर रहा था कि आओ भारत पर आक्रमण करो, मैं पृथ्वीराज चौहान से जीत नहीं सकता तो तुम आक्रमण करो। यहाँ पर भी वही स्थिति है। ये जो बौद्ध भिक्षु हैं, ये मोहम्मद बिन कासिम के साथ जाकर मिल जाते हैं। हालांकि मोहम्मद बिन कासिम इनके साथ भी गोरी की तरह उचित सलूक करता है बाद में। सिंध के कौम परस्त रहनुमा जीएम सईद लिखते हैं कि चंद्रसेन ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और भिक्षुओं और पुजारियों को खास रियायतें दी थी। राजा दाहिर ने इन पर सख्तियां नहीं की, बल्कि दो गवर्नर बौद्ध धर्म से नियुक्त किए थे। अब यहाँ पर देखिए, राजा दाहिर बौद्ध धर्म का विरोधी नहीं था। इसको प्रूफ करते हुए जीएम सईद लिखते हैं कि उन्होंने 2 गवर्नर बौद्ध धर्म से नियुक्त किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें सत्ता की मलाई खाने का बड़ा आदत था। कारण क्या है कि जितने भी आपके शासक हैं, चाहे वो कनिष्क से शुरुआत हुई थी ये परंपरा, कि इनके मठों को अकूत संपत्ति धन दिया जाता था। अब ये मठ में बड़े आराम से एंजॉय करते हुए रहते थे और धर्म के नाम पर जबरदस्त ये फायदा उठाते थे। तो यहाँ पर अब वो चीजें, सुविधाएं बट रही है, ब्राह्मण धर्म में भी बट रही है और इनकी कम हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं कि इनके ऊपर कोई अत्याचार किए जा रहे हैं, लेकिन मुफ्त में जो मलाई मिलता था वो बंद हो गया तो हल्ला तो मचेगा ही मचेगा। तो यहां पर भी वही चीज है। अब यहां पर चचनामा में इतिहासकार का दावा है कि राजा दाहिर ज्योतिषियों की बात पर गहरा असर रखते थे। अब यहां पर थोड़ा सा चचनामा कहीं ना कहीं आगे पीछे की क्या रचना कर लिख रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यहां पर याद रखिएगा, संभवतः हो सकता है यह बाद में जोड़ा गया हो या फिर अन्य चीजें भी हो सकती है, कर चर्चा करते हैं इसमें।
राजा दाहिर को किसी ज्योतिषी ने बताया था, माना ऐसा जाता है कि उनकी बहन जो थी उससे जो विवाह करेगा वही सिंध का शासक होगा। अब यहाँ पर राजा दाहिर को जब ये पता चलता है कि उनकी जो बहन है उससे विवाह करने वाला ही राजा बनेगा सिंध का, तब वह अपनी बहन से ही शादी कर लेते हैं। अब यहाँ पर याद रखना है, इतिहासकारों का कहना है कि शारीरिक संबंध के अलावा दूसरी तमाम रस्में इसमें अदा की गई थी। हालांकि ये कॉन्ट्रडिक्टरी है, याद रखेंगे कैसे कॉन्ट्रडिक्ट होता है ये भी मैं बतलाता चलता हूं। तो यहाँ पर चचनामा में सीधे तौर पर यह बताया जा रहा था कि राजा दाहिर ने अपने बहन के साथ शादी की है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा चचनामा का राइटर कोई भारतीय व्यक्ति नहीं है, इस चीज को याद रखेंगे। तो हो सकता है कि वह राजा दाहिर की कहीं ना कहीं मान भंग करना चाहता हो, इसलिए उसने इस प्रकार की रचना की है। वहीं दूसरी तरफ से जीएम सईद इस कहानी को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने लिखा कि सगी बहन तो दूर की बात है, ब्राह्मण चचेरी या ममेरी बहन से भी शादी करना नाजायज समझते हैं, जो कि सच है। ये भारतीय इतिहास में बिल्कुल सच है। आज भी अगर देखेंगे किसी को भी अगर कहा जाएगा ब्राह्मण, क्या किसी को भी कहा जाएगा जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, तो वो निश्चित तौर पर चचेरी ममेरी फुफेरी किसी भी बहन से शादी नहीं करेगा कभी भी। वह यह दलील देते हैं कि हो सकता है किसी छोटे राजा का रिश्ता, यहाँ राजा को रिश्ता न देकर लड़की को घर पर बिठा दिया गया हो, क्योंकि हिंदुओं में जातिगत भेदभाव होता है और इसलिए किसी कम दर्जे वाले व्यक्ति को रिश्ता देने से इनकार किया गया हो। यह संभवतः हो सकता है। तो ये जीएम सईद का कहना है कि संभवतः शादी न करके घर पर बिठा दिया गया हो, शादी न की गई हो उसकी। डॉक्टर आजाद काजी, एक यहाँ पर दूसरे और इतिहासकार आते हैं, दाहिर के खानदान तहकीक की रोशनी में अपने शोध पत्र में लिखते हैं कि चचनामा के इतिहासकार ने अरुण, अब यहाँ पर चचनामा का इतिहास क्या क्या लिख रहा है, अरुण के किले से राजा दाहिर के हिरासत में लिए गए रिश्तेदारों का जिक्र करता है वह। इसमें राजा की भांजी भी शामिल थी। अब सीधा सा है, राजा की भांजी शामिल है, तो जब राजा की बहन की ही शादी दाहिर से हुई तो उसकी भांजी कैसे होगी, वो तो बेटी होगी। फिर अगर मान लेते हैं राजा दाहिर की शादी उसकी बहन के साथ हो गई, तो इनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो क्या होगी, उनकी बेटी होगी, न कि भांजी कहलाएगी। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर ये भांजी फिर कहां से आई, तो निश्चित तौर पर राजा दाहिर की बहन ने कहीं और शादी, उसकी शादी किसी और से हुई हो, तो हो सकता है वह बहुत बड़ा राजा न हो, इसलिए इतिहास में उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर राजा की भांजी भी इसमें शामिल थी, जिसकी करब बिन मारूख नामक अरब ने पहचान की। अब यहाँ पर इसकी पहचान करने वाले व्यक्ति का भी नाम दिया गया है। अगर चचनामा की बात मान ली जाए तो बहन के साथ रस्मी शादी थी, तो यह लड़की कहां से आई, सवाल यहाँ पर यह उठता है। तो चचनामा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को खुद ब खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। तो यहां पर इस प्रकार से यह पूरी की पूरी घटनाक्रम है। चचनामा का इतिहासकार लिखता है कि राजा दाहिर की दो बेटियां को खलीफा के पास भेज दिया गया था। अब यहां पर याद रखिएगा यह भी एक अलग से कहानी है जिसको हम लोग को देखना है। चचनामा का इतिहासकार लिखता है कि राजा दाहिर की दो बेटियां को खलीफा के पास भेज दिया गया था। खलीफा बिन अब्दुल मालिक ने इन दोनों बेटियों को एक दो रोज आराम करने के बाद उनके हरम में लाने का आदेश दिया। अब यहाँ पर यह जो खलीफा है, अब इस खलीफे का भी जरा कैरेक्टर आप देख लीजिए कि यह खलीफा है एक्चुअली, तो इसका भी क्या कैरेक्टर है। तो इन्होंने, बड़ी बेटी ने अपना नाम सूर्या देवी बताया और उसने अपने चेहरे पर जैसे ही नकाब हटाया तो खलीफा उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया और लड़की को हाथ से अपनी ओर खींचा, लेकिन लड़की ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, बादशाह सलामत रहे, मैं बादशाह की काबिल नहीं, क्योंकि आदिल ईमानुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम ने हमें 3 रोज अपने पास रखा और उसके बाद खलीफा की खिदमत में भेज दिया है। शायद आपका दस्तूर कुछ ऐसा है, बादशाहों के लिए यह बदनामी जायज नहीं। तो यहाँ पर यह जो स्टेटमेंट देता है वो सीधे तौर पर सूर्या देवी डायरेक्टली मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर इल्जाम डाल देती है कि हम लोगों को 3 दिन उसने अपने पास रखा है और उसके बाद आपके यहाँ भेज दिया है, तो हम अब इस योग्य नहीं है कि आपके हरम में रह सके। अब नतीजा, खलीफा भड़क जाता है। अब खलीफा जब भड़क जाता है तो खलीफा का फिर अब हरकत देखिए। इतिहासकारों के मुताबिक खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक मोहम्मद बिन कासिम से बहुत नाराज हुए
और आदेश जारी किया कि संदूक में बंद होकर हाजिर हो। कहीं संदूक का जिक्र है, कहीं बैल की खाल का जिक्र है, यहां पर याद रखिएगा। तो यहां पर संदूक में बंद होकर हाजिर हो। जब यह फरमान मोहम्मद बिन कासिम को पहुंचा तो वह अवधपुर में था। तुरंत आदेश का पालन किया गया, लेकिन 2 रोज में ही उसका दम निकल गया और उसे दरबार पहुंचा दिया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजा दाहिर की बेटियों ने इस प्रकार से अपना बदला लिया। तो यहां पर याद रखिएगा, इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम का बदला लिया गया। वहीं पर बात करेंगे डॉक्टर मुरलीधर जेठली के मुताबिक चचनामा 1216 में अरब सैलानी अली कॉफी ने लिखी थी, जिसमें हमले के बाद लोगों की सुनी सुनाई बातों को शामिल किया गया। अब यहां पर डॉक्टर मुरलीधर जेठली इसे पूरी तरह से इनकार कर देते हैं कि चचनामा उस समय की रचना है। इसी प्रकार से पीटर हार्डे, डॉक्टर मुबारक अली, गंगाराम सम्राट ने भी इस मौजूद जानकारी को वास्तविकता पर शक किया है। तो इस प्रकार से यह पूरी की पूरी रचना है। अब यहां पर आप लोगों ने जाना आज के क्लास में कि किस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ और इस आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े और किस प्रकार से यह पूरी की पूरी घटनाएं एक बाय एक करके चलती रही। तो यहां पर याद रखिएगा, यह एक तत्कालीन आक्रमण था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद फिर गजनी का आक्रमण हुआ, फिर गौरी का आक्रमण हुआ। तो इस प्रकार से भारत में अरबों का इतिहास आरंभ होता है। चलिए, आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में मिलेंगे फिर से। धन्यवाद।